Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that in a series LC circuit connected to an AC source with the increase in the frequency of the source, the net reactance, and we are having four options. Option A is increases linearly, option B decreases linearly, option C first increases to become maximum and then decreases to zero, and option D is first decreases to become zero and then increases. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सीरीज एलसी सर्किट है। एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर और सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। तो ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स के साथ। अब देखिए यहाँ पे आर मेंशन नहीं है, बट जनरली रेजिस्टेंस होता ही है, हम रेजिस्टेंस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम एलसीआर सर्किट कंसिडर कर लेते हैं। विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, अगर मान लीजिए हमने इस एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज कर दिया, तो जो नेट रिएक्टेंस है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में इंपीडेंस भी कहते हैं, जो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका क्या होगा। उसके लिए हमारे पास फोर ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन ए में बोला गया है कि वो इंक्रीज होगा लीनियरली, ऑप्शन बी में बोला गया है कि वो लीनियरली डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी में बोला गया है कि वो पहले इंक्रीज होगा ताकि वो मैक्सिमम बन जाए और फिर डिक्रीज हो जाएगा जीरो तक, ऑप्शन डी में बोला गया है कि पहले वो डिक्रीज होगा, जीरो बन जाएगा और उसके बाद वो इंक्रीज होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अब क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें नेट रिएक्टेंस पूछा है मतलब Z की वैल्यू, तो Z का फॉर्मूला देखते हैं। अब Z को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस जो अपोजिशन हमें इंडक्टर की वजह से मिलता है दैट इज एक्सएल, माइनस जो अपोजिशन हमें कैपेसिटर की वजह से मिलता है दैट इज एक्सी, तो इसका होल स्क्वायर, हमें मतलब जो करंट है उसे। अब XC की वैल्यू क्या होती है, अगर हम XC देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा C, और ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं दैट इज 2πfc। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो XC है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। और वही अगर हम XL की वैल्यू देखें तो XL होता है हमारा ओमेगा L, मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस पाई एफ एल। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि जो एक्सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। तो इनकी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज कर दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीजेस, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीजेस, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी विल डिक्रीज। अब ये डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो एक्सी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होगा। और वही अगर हम एक्सेल की बात करें, एक्सेल, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा। वाई, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेल विल इंक्रीज। तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक्सी डिक्रीज हो रहा है और एक्सेल इंक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे एक्सेल माइनस एक्सी देखें, एक्स एल माइनस एक्स सी, तो क्या होगा इसके साथ, एक्सेल माइनस एक्सी, एक्सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक्सी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेल इंक्रीज और एक्सी डिक्रीज होगा। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी होगा, मतलब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो माइनस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो। उस केस में क्या होगा, देन Z विल बी इक्वल्स टू R, क्योंकि Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब R हो जाएगा। तो अगर हम इस बेसिस पे अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास ग्राफ क्या मिलेगा, देखिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे Z की वैल्यू लिख लेते हैं y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है
तो क्या हो रहा है, हमारा जो ग्राफ है पहले डिक्रीज हो रहा है और बाद में इंक्रीज हो रहा है। अब इस ग्राफ को अच्छे से हम समझ लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जो z है वो किसके इक्वल हो गया है, r के, क्योंकि इस पॉइंट पे जो xl है वो किसके इक्वल हो गया है, xc के इक्वल हो गया। अब हम इस ग्राफ को अगर हम बाइफरगेट कर दें तो इस पार्ट में यहां तक हमें क्या मिल रहा है कि जो xc है वो ग्रेटर है xl से, और वही इस पार्ट में हमें क्या फील हो रहा है कि जो xl है वो ग्रेटर है xc से। अब हमें बोला गया है कि हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा Z है नेट इम्पीडेंस वो क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है और बाद में वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम ऑप्शन सिलेक्ट करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। Hence the final answer for the given question is option D, that is first it decreases to become zero and then increases। ये जीरो कब हो रहा है, देखिए इस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।